देश भर में कोरोना वायरस के मामले भले ही कम होते जा रहे हों, लेकिन तीसरी लहर को लेकर के चिंताएं आज भी बनी हुई है। इसी पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं सुरेश जी, जो लोकनायक अस्पताल में एमडी हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सनराइज न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये, तीसरी लहर का खतरा आज भी बना हुआ है, एलएनजेपी अस्पताल में किस तरीके से तैयारियां की जा रही है या तीसरी लहर से बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम किया जा? लोकनायक बहुत बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। 2000 बेड हमारे पास पहले ही हैं कोविड के, इसके साथ साथ 500 बेड रामलीला में आईसीयू के नए बनाए हैं। और तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें बच्चे, एडोलेसेंट और 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो संक्रमित होने की संभावना है, इसलिए हमने विशेष रूप से तैयारी की है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए हमने 150 बेड का आईसीयू बनाया है, नियोनेटल नर्सरी बनाई है, और हमने जो ऑक्सीजन बेड हैं बच्चों के लिए 200 बेड और अलग से हैं। तो हमने काफ़ी बड़ी संख्या में जो पीडियाट्रिक सर्विसेज हैं, नियोनेटल सर्विसेज हैं, न्यूबॉर्न नर्सरी है, उसके लिए हमने युद्ध स्तर पर तैयारी ऑलरेडी कर ली है। और इसके साथ साथ ही जो ऑक्सीजन के वो हैं पॉइंट्स हैं, जहाँ पहले सिलेंडर होता था बच्चों के वार्ड में, वहाँ पे सब पे हमने पाइपलाइन से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी है और वो चालू भी कर दी है। और इसके साथ साथ पीएसए प्लांट्स हमारे 5 लग गए हैं, 4 पीएसए प्लांट्स भी चालू हो गए हैं, 5वां भी लग रहा है। तो एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर थर्ड वेव की तैयारी, ये देखते हुए कि यदि हमें दूसरी लहर से भी ज़्यादा मरीज आते हैं तो भी हम उसको बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता के साथ मैनेज कर सकते हैं। सर, आपने 2 बातें करी, एक तो ऑक्सीजन को लेकर के और बच्चों में जो संक्रमण देखा जा सकता है, जिसका अंदाजा अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को प्रभावित हो सकते हैं बुरी तरीके से। पहले मैं ऑक्सीजन पर बात करता हूं। दूसरी लहर में हमने देखा कि ज़्यादातर जो मरीज थे कोरोना वायरस के, उनमें ऑक्सीजन की कमी देखी गई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस रहा। तो इस बार किस तरीके के लक्षण अभी तक आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब अब जो केस आ रहे हैं वो किस तरीके के लक्षण के साथ आ रहे हैं? देखिए, पिछली बार तो क्योंकि मरीज़ बहुत ज़्यादा थे और पिछले बार के मुकाबले में हमारे पास पहले 10 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन की क्षमता थी। अभी वो क्षमता को हमने 55 टन पर डे कर दिया है। हमारा जो लिक्विड का स्टोरेज है उसको भी 2 से 3 गुना बढ़ा दिया और पीएसए प्लांट्स भी लगा दिए। तो प्रतिदिन अब हमारी क्षमता 55 टन पर डे है। तो बहुत बड़ी स्तर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ यदि हमने देखा कि बच्चों में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति है या एल्डरली है या अडल्ट पेशेंट है तो उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। बच्चों में ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं उनमें बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको आईसीयू की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर जो कोरोना के पेशेंट बच्चों में होते हैं वो स्टेबल होते हैं और उनको भर्ती की भी आवश्यकता नहीं होती और आईसीयू की भी आवश्यकता नहीं होती। और बच्चों में रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। बच्चों में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है अडल्ट्स के मुकाबले में या बुजुर्गों के मुकाबले में। अच्छा, बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन पूरे तरीके से नहीं आई है, उनका टीका भी अधूरा है एक तरीके से। अगर तीसरी लहर आती है तो अभी टीका भी नहीं लगा, तो किस तरीके से बचाव करना चाहिए बच्चों? क्योंकि अब कई बच्चे ऐसे हैं जो अब स्कूल कॉलेज भी जाने लगे हैं और ट्यूशन क्लासेस भी जाने लगे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है लापरवाही भी नज़र आ रही है लोगों की। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हम कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम नहीं अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों में इन्फेक्शन का, कोरोना का खतरा बना हुआ है। और क्योंकि ये ग्रुप वो है जहाँ पे अभी वैक्सीन नहीं लग रही है, 18 से ऊपर ही वैक्सीन लग रही है, 18 से नीचे लग नहीं रही है, तो इनमें सबसे ज़्यादा खतरा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को मार्केट में, मॉल में या ऐसी जगह जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और जैसे प्लेग्राउंड हैं उनको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और ऐसी एक्टिविटी जिसमें बहुत ज़्यादा असेंबली होती हो वो भी नहीं होना चाहिए। घर में वो अपना रहें और कम से कम बाहर निकलें, ये बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ ही बच्चों को भी मास्क लगा के बाहर जाना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी मौजूदा हालात में जिस तरीके से जो पेशेंट आ रहे हैं कोरोना से, अभी किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? देखिए, हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हम नेशनल प्रोटोकॉल को, आईसीएमआर के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। हमारा जो भी ट्रीटमेंट है वो वर्ल्ड क्लास है। सबसे पहले हम उसको असेस करते हैं कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है या नहीं है, फिर उसको कैटेगराइज करते हैं, माइल्ड कोविड है, मॉडरेट कोविड है या सीवियर कोविड है या आईसीयू की आवश्यकता है। उस हिसाब से उसको उस वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ उसको सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, सारे टेस्ट किए जाते हैं।
जो रेडियोलॉजी टेस्ट हैं जैसे एक्सरे है, सीटी है, ये होता है। इसके साथ साथ ही जो भी आवश्यकता होती है दवाइयों की वो हम देते हैं। और एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जिसमें कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, मेडिसिन के होते हैं, सर्जरी के होते हैं, गायनी के होते हैं। एक बहुत बड़ी टीम है हमारी जो इन सबको देखती है। राजधानी दिल्ली में ज़्यादातर ऑफिसेज और अलग अलग संस्थान खुल चुके हैं, जिसकी वजह से अब लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। मेट्रो हो, बस हो, हर जगह भीड़ बढ़ते जा रही है लगातार। कई बाजार भी खोल दिए गए हैं पूरे तरीके से। तो आपके मुताबिक अब तीसरी लहर से बचाव के लिए, तीसरी लहर को रोकने के लिए किस तरीके से बचाव किया जाना चाहिए? सबसे बड़ा बचाव जो है, सबसे बड़ा जो सुरक्षा कवच है वो वैक्सीन है आज के डेट में। कल भी काफ़ी सारा रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है, 2.25 करोड़ के लगभग वैक्सीन कल हुआ है। तो एक ये विश्व रिकॉर्ड बना है वैक्सीनेशन में। तो ये वैक्सीनेशन का जो स्पीड है वो हमारी कम नहीं होनी चाहिए। वैक्सीनेशन और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रह सकें। यही मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है। आपने वैक्सीन की बात करी, आपके हॉस्पिटल में कितने रोजाना लोग आ रहे हैं जो वैक्सीन लगवा रहे हैं? मतलब लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता दिखाई दे रही है टीके को लेकर? बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास वैक्सीन कराने आ रहे हैं क्योंकि हमारा सेंटर 24 घंटे खुला रहता है। दिन में भी वैक्सीन कराते हैं, रात में भी। तो हमारा यहाँ जो व्यवस्था है, जो बहुत बड़ी व्यवस्था है, और 1000 से 1500 व्यक्ति रोज़ यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। तो हमारे साथ सुरेश जी मौजूद थे जो LNJP अस्पताल में बतौर MD यहाँ पर कार्यरत है। फिलहाल जो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से आपको सावधानी बरतनी चाहिए और जो तीसरी लहर का खतरा है सबसे ज़्यादा बच्चों को किस तरीके से आपको बचा करके रखना है, उनको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से रोकना है और खुद को भी सावधानी बरतते हुए अपना बचाव करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।